हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पे। जी बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग जी। बिल्कुल राहुल कुमार जी, हेलो। सभी लोग जो हैं जल्दी से क्लास के लिए ऑनलाइन आ जाइए, क्योंकि आज का जो अपना सेशन रहने वाला है वो रहेगा टारगेट मेंस को लेके। तो मेंस के अंदर ऐसे कि आपको जो है क्लिनिकल बेस एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे वहाँ पे। क्लिनिकल बेस, सिनेरियो बेस एमसीक्यूज। तो हम शुरू करेंगे पेरी ऑपरेटिव जो नर्सिंग है वहाँ से हम यहाँ पे कुछ आज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, साथ में हम कुछ एनेस्थेसिया से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो क्लास जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है एज यूजुअल। सबसे पहले आप बता दीजिए नोट सेट का एग्जाम आप सभी का कैसा हुआ। आई होप कि अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि प्रिपरेशन आप सभी की अच्छी थी। जब मैं एमसीक्यू आपको यहाँ पे सोल्व करवा रहा था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था आप सभी का। आप बता सकते हैं अपना। जी, तो एज यूजुअल जो अपना क्लास कंटिन्यू रहेगा टिल मेंस तक। मेंस के बाद में आगे अपन देखेंगे क्या प्लान रहता है अपना नेक्स्ट। मैं तो चाहता हूँ सब लोग आप जो है इसी मेंस के अंदर सेलेक्ट हो जाओ, अपनी ड्रीम जॉब को जो है अचीव कर लो। तो देखिए, सबसे पहले बात तो अपने जैसे क्रैश कोर्स है या फिर मैं जो यूट्यूब के ऊपर सेशंस लेता हूँ, तो वहाँ पर मैंने जैसे आज शायद सर ने अपलोड किया है वीडियो। तो 14 एमसीक्यूज तो ऐसे हैं जो मैंने डायरेक्टली आपको क्लास के अंदर एमसीक्यू फॉर्म के अंदर पढ़ा रखे हैं। ठीक है, वो आपको पूछे गए थे मेंस के अंदर। और कुछ जो एमसीक्यूज है मैंने आपको पढ़ाया था फिनेटोइन रिलेटेड, जो अपना एमसीक्यूज पढ़ाया था मैंने अभी आपको इन लेटेस्ट अपने जो 30 सेशंस, आज अपना 31 सेशन है, इसके अंदर जैसे मैंने वेरिएबल डिसल्टेशन वगैरह, लेट डिसल्टेशन वगैरह, ये सब भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो टोटल मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक्स में से 25 एमसीक्यू जो अपने यहाँ पे देखने को मिले, तो एक अच्छा है अपना यहाँ पे रेशियो देखा जाए तो एग्जाम को लेके। तो चलिए सब लोग जो है, इतना ही मेरे पब्लिक रहता है डेली का। सब लोग, आई होप सब लोग आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। बाकी आपको टेस्ट सीरीज से भी काफ़ी हेल्प मिली होगी, और एज यूजुअल आपको मेंस के लिए भी आपको घबराने की नीड है नहीं। अपनी टेस्ट सीरीज जो है सफिशियंट है, बस अपनी ऊपर जो है मोटिवेट रहना। ठीक है, अपने ऊपर फेथ बनाए रखना। चलिए, तो आज का अपना जो सेशन रहेगा वो रहेगा पेरी ऑपरेटिव, प्री एंड पोस्ट ऑप जो नर्सिंग केयर है उनसे रिलेटेड, और कुछ ओटी के कुछ एमसीक्यूज वगैरह हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना फर्स्ट एमसीक्यू आप सभी की स्क्रीन पे है। चलिए, ए स्क्रब नर्स इज असिस्टिंग द ऑपरेटिव डॉक्टर। स्क्रब नर्स क्या कर रही है? असिस्ट कर रही है ऑपरेटिंग डॉक्टर को इन स्टेराइल सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, एकदम स्टेराइल सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर जो है स्क्रब नर्स वहां पे असिस्ट कर रही है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सर्जिकल असेप्सिस, ठीक है, सर्जिकल असेप्सिस का जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग द नर्स अंडरस्टैंड दैट विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज करेक्ट। नर्स को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो ऑप्शन में से क्या है, करेक्ट है सर्जिकल असेप्सिस को लेके। ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यू अपने मेंस ओरिएंटेड रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको जो है प्री ओरिएंटेड अब ना तो नेक्स्ट यहाँ पे नोट सेट को यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेंस को ओरिएंटेड सारी क्लासेस रहने वाली है अपनी। चलिए, तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है ये पूछा गया आपसे। देखिए ऑप्शंस क्या है। स्क्रब नर्स हैज प्लेस द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एट द एज ऑफ द स्टेराइल फील्ड। स्क्रब नर्स जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्लेस कर सकती है एज ऑफ द स्टेराइल फील्ड में। फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपका स्टेराइल फील्ड है, तो जो स्क्रब नर्स है उसने क्या किया कि एज के ऊपर जो है क्या कर रही है, प्लेस कर रही है थिंग्स को, इक्विपमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को। सेकंड ऑप्शन, द स्टेराइल फील्ड ट्रॉली बिकम वेट विथ एनस व्हील वॉशिंग एंड ड्रेनेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन। ये जो स्टेराइल फील्ड जो ट्रॉली है वो क्या हो चुकी है, अभी वेट हो चुकी है। ठीक है, और एनएस से जो है, क्योंकि एनएस से हम क्या करते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन का क्या करते हैं, ड्रेनेज। ड्रेनेज के टाइम पे या फिर जो एनएस से हम क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं, उसकी वजह से जो है ये जो है अभी वेट हो चुकी है स्टेराइल फील्ड। नेक्स्ट, द ट्रे इज कंसिडर्ड टू बी अनस्टेराइल इफ ब्लड सोक्ड गोज फ्रॉम द पेशेंट इज प्लेस्ड बैक ऑन द ट्रे। कि जो पेशेंट से जो ब्लड सॉक्ड गोज था, मॉप था, उसको जो क्या कर लिया नर्स ने, स्क्रब नर्स ने क्या कर लिया, वापस अपनी ट्रॉली के ऊपर प्लेस कर लिया। तो ये एक यहाँ पे अनस्टाइल माना जाएगा इसको। या फिर द स्क्रब नर्स केप्ट द हैंड बिलो द वेस्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रहेगा? असेप्सिस के बारे में आपको पूछा गया है। तो देखिए
इजी एमसीक्यू है। इजी एमसीक्यू से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सभी के जो है ऑप्शन यहाँ पे जल्दी बता दीजिए। एज यूजुअल अपना जो है टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है 1 आवर तक अपनी क्लास रहेगी डेली। और डेली जो है यहाँ पे एमसीक्यूज का लेवल जो है मैं बढ़ाते जाऊंगा और आपको अच्छे से अच्छे यहाँ पे प्रैक्टिस में करवा दूंगा एमसीक्यूज की। साथ में आपको क्या करता है, इन दिनों में क्या करना है, एक बार कंप्लीट आपको रिवीजन भी कर लेना है एक बार के लिए, जो मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, जो प्री के अंदर जो है साइकेट्रिक वगैरह नहीं आई थी, तो ऐसा नहीं सोच के चलना कि मेंस में ना आए, हो सकता है मेंस में आपको जो है ओबीजी साइकेट्रिक से आपको ज्यादा एमसीक्यूज देखने को मिले। चलिए, ऑप्शंस यहाँ पे सभी के आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि ये जो ब्लड सोक्ड गोज है, जो पेशेंट से यहाँ पे जो ब्लड को सोक करके जो गोज है, इसको अगर हम यहाँ पे ट्रॉली पे रखेंगे तो उसको जो है अनस्टेल माना जाएगा। ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। जबकि यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, करेक्ट, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। मतलब आपको क्या पूछा गया था, सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में पूछा गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी क्या रहेगा, करेक्ट, क्योंकि इसे क्या हम क्या करेंगे, अनस्टेल नहीं मानेंगे, इसे हम स्टेराइल ही मानेंगे। क्योंकि ब्लड सोक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी पड़े रहते हैं अपने ट्रॉली के ऊपर, तो वो अनस्टेल नहीं माने जाते हैं जब तक केस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो कौन कौन से यहाँ पे देखो 8 प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, टोटल 8 प्रिंसिपल्स होते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं अपने, कौन कौन से होते हैं, तो स्टाइल फील्ड्स जो हमेशा जो है क्या होना चाहिए, वेस्ट लेवल के अबव होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है ये ऑप्शन देखो डी में क्या बोला गया है, वेस्ट के नीचे अगर हैंड्स वगैरह जा रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा, अनस्टाइल यहाँ पे माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मॉइस्चर वगैरह हो रहा है तो ये भी क्या है, अनस्टाइल माना जाएगा। और स्टाइल जो ट्रॉली की एज के ऊपर हम कुछ रख रहे हैं उसे भी जो है अनस्टाइल के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एक इमेज है, क्लियरली बताया गया है कि कौन कौन सा एरिया जो है स्टाइल है, कौन सा एरिया अनस्टाइल है। यहाँ पे जो है लिनन वगैरह रहता है मगर वो अनस्टाइल के अंदर कंसीडर रहता है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे आपको इमेज के अंदर क्लियरली बताया गया है, ये जो सर्जन यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है तो ये वाला एरिया जो क्या है, स्टेराइल है। नेक्स्ट देख लिए, मेडिकल वर्सेस सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है। ठीक है, देखिए मेडिकल एसेप्सिस के अंदर क्या होता है, क्लीन टेक्निक यूज करते हैं। सर्जिकल एसेप्सिस में स्टेराइल टेक्निक्स यूज होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, कंट्रोल माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करके रहता है। यहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे रहते हैं, एब्सेंस रहते हैं। ठीक है, बेसिक हैंड हाइजीन यूज करते हैं, यहाँ पे स्क्रब परफॉर्म किया रहता है। ठीक है, इक्विपमेंट्स वगैरह क्लीन फील्ड रहता है। यहाँ पे फील्ड वगैरह कैसे रहते हैं, स्टेराइल फील्ड रहते हैं। मतलब देखो ओटी को यहाँ पे कुछ जोन्स के अंदर डिवाइड किया रहता है, कुछ एकदम यहाँ पे स्टेराइल जोन होते हैं, इसके बाहर क्या होता है, क्लीन जोन होता है, इसके बाहर क्या रहता है। ठीक है, ये जो पोर्ट्स वगैरह रहता है, ठीक है, ओटी के बाहर, तो ये वाला कौन सा स्टेराइल, इसके बाद में कौन सा जोन रहता है, क्लीन जोन। ठीक है, ये कुछ ओटी के जोन्स भी है, ये मैंने जो है कंप्लीट डिस्कस किया हुआ पहले का। नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने, यू आर एन ऑपरेशन थिएटर नर्सिंग ऑफिसर, आप एक ऑपरेशन थिएटर नर्सिंग ऑफिसर हैं। टुडे यू आर असाइन इन लेप्रोस्कोपिक ओटी टू फंक्शन एज ए स्क्रब नर्स। अब आप क्या कर रहे हो, आज लेप्रोस्कोपिक ओटी के अंदर स्क्रब नर्स के फंक्शन के अंदर हो। द पेशेंट इज टेकन inside the OT and entire ऑपरेटिव टीम वेरीफाइड द पेशेंट। पेशेंट को क्या कर लिया गया है, ओटी के अंदर इनसाइड कर लिया गया है और उसको जो है ऑपरेटिव टीम के द्वारा क्या कर लिया गया है, वेरीफाइड कर लिया गया है। साइट ऑफ द ऑपरेशन एंड प्रोसीजर बिफोर द इंसिडेंट। ठीक है, वेरीफाइड कर लिया, क्या कर लिया है, पेशेंट को वेरीफाई कर लिया है, साइट ऑपरेशन के साइट को वेरीफाई कर लिया है जो है। और ये सब चीजें हुई कब है, बिफोर द इंसिडेंट। बिफोर द इंसिडेंट जो है सब चीजें यहाँ पे वेरीफाई हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट पॉइंट इज बीइंग परफॉर्म इन गिवन सिनेरियो। अब यहाँ पर जो है कौन सा सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का परफॉर्म यहाँ पे जो है स्टेप जो यहाँ पे फॉलो की गई है। साइन इन हुआ यहाँ पे, साइन आउट है, या फिर टाइम आउट है, या फिर ऑल ऑफ द अबोव है, क्या है ये, क्या आंसर करेक्ट रहेगा अपना यहाँ पे। एकदम बेसिक एमसीक्यू है और ये एग्जाम के अंदर लास्ट 3 साल से मैं देख रहा हूँ ये एमसीक्यू आपको एग्जाम के अंदर। बस इस बार जो है थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे एमसीक्यू की थोड़ी लैंग्वेज के अंदर थोड़ा चेंज किया है ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज होकर आंसर गलत कर दो। 2 के आंसर यहाँ पे गलत आ भी चुके हैं। ये एमसीक्यूज बार बार एम्स जो है आपको पूछ रहा है। बिल्कुल, तो देखिए ये जो कंडीशन है यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है यहाँ पे अपना, टाइम आउट वाला। ठीक
है। टाइम आउट हम कब करते हैं? ठीक है, बिफोर द इंसिजन। ठीक है, बिफोर द इंसिजन हम क्या परफॉर्म करते हैं? टाइम आउट को हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इमीडिएटली बिफोर द इंसिजन हम यहाँ पे परफॉर्म किया रहता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? एंटायर ऑपरेटिव टीम को वेरीफाई करते हैं भाई कौन सर्जन है, वापस से हम साइट असेस करते हैं, वापस से जो हम प्रोसीजर का यहाँ पे नेम वगैरह मेंशन करते हैं। तो एक इसमें करेंगे हम टाइम आउट के अंदर। साइन इन के अंदर हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी जो है रिस्क वगैरह पूछते हैं कि भाई कोई एनेस्थेसिया देने से पहले होता है तो इसके अंदर एनेस्थेसिया का रोल ज्यादा रहता है। उनको पूछते हैं भाई कि इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया के अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई स्पेसिफिक एलर्जी है पेशेंट को, ये सब किस में आता है? साइन इन में। टाइम आउट के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया। लास्ट में क्या होता है? साइन आउट। जो पेशेंट यहाँ पे जो ओटी से जो है लीव करने से पहले हम क्या करते हैं? साइन आउट यहाँ पे जो है परफॉर्म करते हैं। तो देखिए कुछ स्टेप्स है आपकी, देख लीजिए। साइन इन मतलब बिफोर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, क्लियर एमसीक्यू, सीधा सीधा आपको पूछा रहता है। ठीक है, रेडी टू गो बैक द थिएटर। नेक्स्ट, टाइम आउट कब करते हैं? बिफोर स्किन इंसिजन करते हैं। और साइन आउट कब करते हैं? पेशेंट ऑपरेटिव टीम से लीव करने से पहले। और ये यहाँ पे क्या है? चेकलिस्ट होती है, इस टाइप की यहाँ पे चेकलिस्ट रहती है। ठीक है, पेशेंट की आइडेंटिटी कंफर्म करते हैं, साइट को कंफर्म करते हैं। एनेस्थेसिया सेफ्टी चेकलिस्ट के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो आपका जैसे अभी एनेस्थेसिया मशीन वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, हर चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करते हैं। पल्स ऑक्स फंक्शन कर रहा है, नॉन एलर्जी तो नहीं है। ठीक है, एयरवे कैसा है, डिफिकल्ट है, अगर है तो असिस्टेंस अवेलेबल है कि नहीं आपके पास में, रिस्क ऑफ ब्लड लॉस कितना है। अब देखो यहाँ से एक एमसीक्यू आता है कि बच्चों के अंदर सर्जरी के लिए रिस्क ऑफ ब्लड लॉस कितना का नॉर्मल लेवल क्या रहता है, फिर कितने से कितना यहाँ पे नॉर्मल माना जाता है। तो आंसर देखिए 7 ml पर केजी इन चिल्ड्रन। तो ये जो है आपको पूछा रहता है कि डब्ल्यूएचओ चेकलिस्ट के अंदर बच्चों के लिए जो है यहाँ पे रिस्क ऑफ ब्लड लॉस कितना यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो 7 ml पर केजी तक यहाँ पे कंसिडरेबल रहता है। ये जो है हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। एडल्ट के अंदर जो है अबव 500 ml तक हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, और अगर नो आएगा तो नो में क्या आता है? लेस देन 500 या फिर लेस देन 7 ml पर केजी यहाँ पे हो सकता है। नो में ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होगा, नो में जो नॉर्मल लिमिट यहाँ पे दी हुई है उससे बिलो यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट देख लीजिए, प्री प्रोसीजर यहाँ पे प्रिपरेशन यहाँ पे होती है। डीवीटी प्रोफाइल एक्सिस यहाँ पे असेसमेंट के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, वार्मिंग जो डिवाइस है वो यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, टाइम आउट। टाइम आउट के अंदर हम क्या करते हैं? ठीक है, देख लीजिए, कंफर्म करते हैं टीम मेंबर्स को, सर्जन्स वगैरह को हम यहाँ पे करते हैं। वापस से पेशेंट कंफर्म होता है, साइट कंफर्म होता है, प्रोसीजर कंफर्म होता है। उसके बाद में सर्जन के रिव्यू देखते हैं कि आपको जो सर्जरी से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक यहाँ पे कंसर्न है क्या, आपकी कुछ अनएक्सपेक्टेड स्टेप्स आप उठाने वाले हो, ऑपरेटिव ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, कितना यहाँ पे ब्लड लॉस रहेगा, वापस से पूछेंगे। एनेस्थीसिया सेफ्टी टीम से भी रिव्यू पूछेंगे भाई पेशेंट को कोई कॉमॉर्बिडिटीज है क्या, या फिर आपका कोई स्पेसिफिक कंसर्न एनेमिक पेशेंट हो तो उसके अंदर यहाँ पे इन सब में जो हम क्या करते हैं एनेमिक वगैरह, या बच्चा है तो पीडियाट्रिक एज वगैरह ये सब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। नर्सिंग टीम रिव्यू के अंदर अपने पास में जो इंस्ट्रूमेंट सेट वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से अपने पास है नहीं है। ठीक है, उनकी स्टेरिलिटी मेंटेन है नहीं है, या फिर आपको कोई इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई इश्यू है तो वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। लास्ट में डॉक्टर्स के साइन ले लेते हैं। लास्ट में ये अब एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपका बनेगा, तो यहाँ से बनता है कि यहाँ पे प्रोफाइलेक्सिकली एंटीबायोटिक हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कब देनी चाहिए? तो कब देनी चाहिए? लास्ट 30 मिनट। और लास्ट 30 मिनट कब से है? बिफोर इंसिजन। ठीक है, बिफोर इंसिजन, इंसिजन के लास्ट 30 मिनट। ऐसा नहीं कि ओटी के अंदर जो साइन इन तो आपने करवा लिया, 60 मिनट हो चुके हैं, साइन इन के बाद में जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहा है उसके उसी के अंदर जो है यहाँ पे 40 मिनट्स लग चुके हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया का इफेक्ट नहीं आया है। तो ये कितना टाइम हो गया? ये जो है मोर देन जो है 1 आवर 40 मिनट्स तक अपना यहाँ पे चला गया है। तो ये जो आपका यहाँ पे इफेक्टिव नहीं रहेगा। जो आपने प्रोफाइलेक्सिस दिया है वो कब तक रहना चाहिए? इंसिजन के 60 मिनट तक रहना चाहिए। और ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये कौन सा है। साइन आउट। साइन आउट के अंदर हम क्या करते हैं? बिफोर पेशेंट लीव द ऑपरेटिंग रूम। यहाँ पे जो है स्पंज वगैरह हम यहाँ पे देखते हैं एकदम करेक्ट है नहीं है, ये कुछ यहाँ पे सैंपल आया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन बोलते हैं। वो यहाँ पे लेबल किया नहीं किया प्रॉपर तरीके से, या फिर कोई इक्विपमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है तो यहाँ पे जो है की कंसर्न है तो हम यहाँ पे सर्जन को यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे स्टेप्स रहती है, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट कहते हैं इसको, डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पे इसको प्रिस्क्राइब की गई थी। जी बिल्कुल, पेशेंट के यहाँ पे इक्विपमेंट्स को यहाँ पे काउंट किया रहता है। ठीक है, कि भाई कोई इक्विपमेंट की काउंटिंग करते हैं, गोज मोप की काउंटिंग करते हैं, नीडल्स की काउंटिंग करते हैं, कोई फाइन इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हो उनकी यहाँ पे काउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या सर स्क्रीन पे, द रिटेंट पल्मोनरी सिक्रेशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अगर एक पोस्ट ऑप का पेशेंट है और उसके अंदर क्या हो रहा है? पल्मोनरी सिक्रेशन अभी कंटिन्यू है, रिटेन है वहां पे, तो ये जो है कौन सी कंडीशन को लीड कर सकते हैं? न्यूमोनिया, हाइपोक्सीमिया, फ्लूइड इंबैलेंस कर सकते हैं, या फिर पल्मोनरी इंबैलेंस कर सकते हैं।
चलिए अब यहीं पे आप मुझे बता दीजिए कि न्यूमोनिया के अंदर आपको किस टाइप का साउंड सुनाई देगा, या आप मुझे यहीं पे बता दीजिए कि न्यूमोनिया के अंदर किस टाइप का साउंड सुनाई देगा। बिल्कुल, राहुल कुमार जी का यहाँ पे आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्रैकल साउंड जो है आपको न्यूमोनिया के अंदर सुनाई देगा, इसका आंसर क्या रहेगा, न्यूमोनिया। ठीक है, देखिए पोस्ट ऑप के अंदर यहाँ पे जैसे पल्मोनरी सिक्रेशंस वगैरह हो, तो वो अगर यहाँ पे सबसे पहले तो इसको दिया क्या गया होगा कि पल्मोनरी सिक्रेशंस वगैरह आ रहे हैं, तो इसको क्या यहाँ पे परफॉर्म किया गया था, जनरल एनेस्थीसिया इसको दिया गया था। ठीक है, इंट्यूबेट किया था इसको। ठीक है, इंट्यूबेट किससे करते हैं अपन, एंडोट्रेकियल ट्यूब से कर सकते हैं। ठीक है, लेरेंजियल मास्क एयरवे से कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में टीटी ट्यूब से भी हम यहाँ पे परफॉर्म को यहाँ पे जीए दे सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को यहाँ पे पल्मोनरी सिक्रेशंस वगैरह आ जाते हैं। तो अगर ये टाइमली जो है यहाँ पे रिड्यूस नहीं होते हैं, तो ये क्या किसको लीड कर सकते हैं, न्यूमोनिया को। अब देखो न्यूमोनिया से पहले एक कंडीशन और होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एटेलेक्टेसिस। सबसे पहले न्यूमोनिया से पहले अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है रेस्पिरेटरी के अंदर, ठीक है, विद इन 1 डे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट में। तो आंसर क्या रहेगा, एटलेक्टिस। एटलेक्टिस के बाद में क्या रहता है, न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के अंदर कौन सा आपको लंग साउंड सुनाई देता है, तो क्रैकल्स। ठीक है, तो क्रैकल साउंड आपको यहाँ पे सुनाई देता है। और क्रैकल साउंड हमेशा लंग्स, जैसे ये आपके क्या है, लंग्स है, तो क्रैकल साउंड हमेशा कहाँ पे सुनाई देंगे, ठीक है, बीच की साइड में सुनाई देंगे, या फिर साइड के साइड में सुनाई देंगे, या फिर लोअर लोब में सुनाई देंगे। आंसर क्या रहेगा, ठीक है, इस साइड में। ठीक है, जो यहाँ पे लेफ्ट जो लेटरल साइड है लंग्स की, यहाँ पर हमेशा जो है कौन से साउंड सुनाई देते हैं, क्रैकल साउंड आते हैं। और जो इसके बाद में बीच में आपको जो साउंड सुनना है, तो यहाँ पे आप कौन सा साउंड सुन सकते हो, वीजिंग साउंड। ठीक है, और नेक्स्ट आपसे पूछते हैं रोंके साउंड कहाँ पे सुनोगे आप, तो रोंकिंग साउंड सुनते हैं अपर अपर बॉर्डर पे। ठीक है, और स्टाइडर साउंड आप कहाँ सुनोगे, तो स्टाइडर साउंड ट्रेकिया के अंदर। पेशेंट ब्रीथिंग करेगा तो वहां पे जो है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से साउंड कैसा आएगा, स्टाइडर। और स्टाइडर को हमेशा जो आपको इमरजेंसी के अंदर कंसिडर करना है। ठीक है, स्टाइडर आ रहा है तो इमरजेंसी के अंदर उसको कंसिडर करते हुए चलना है। और लास्ट में कौन सा साउंड क्या आता है आपका, प्लूरल फ्रिक्शन रब। तो प्लूरल फ्रिक्शन रब जो है आपको हमेशा आपको जो है लोअर पोर्शन के अंदर आपको फील होता है, पेशेंट को फील होता है। तो ये कुछ साउंड है, इमेज देके पूछ सकते हैं कि भाई जो यहाँ पे कौन सा साउंड फील होगा, तो रोंका ही होगा, वीजिंग होगा, क्रैकल होगा, या फिर स्टाइडर होगा। तो आ सकते हैं इस प्रकार का एमसीक्यू अगर पूछे तो एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए और कौन कौन सा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट में अकॉर्डिंग टू डेज। जी बिल्कुल, कॉर्स क्रैकल साउंड यहाँ पे आपको जो है सुनाई देता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, शॉर्टर और हायर पिच साउंड कहते हैं इसको हम। चलिए देखिए डे वन पे क्या हो सकता है, सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, डे वन पे अर्लीस्ट जो क्या देखने को मिलता है, एटलेक्टिसिस वाली कंडीशन होती है डे 2 to 3 पे। जो एटलेक्टिस की वजह से क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो। सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी देखने को मिल सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। लास्ट में 4 to 5 डेज में सुपर सर्जिकल साइड इन्फेक्शन और डीप एंड थ्रोम्बोसिस डीवीटी के साइन आ सकते हैं। लास्ट में 7th यहाँ पे ब्रेस्ट एब्डोमेन एब्डोमिनल वुंड डेहिशंस वगैरह देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, you are giving pre-operative instruction to the patient posted for surgery regarding the use of incentive spirometer। आप जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन द नर्स शुड इंक्लूड इन हर टीचिंग। अब यहाँ पे जो है कौन सा इंस्ट्रक्शन इंक्लूड करेगी नर्स अपनी टीचिंग में, इनहेल्ड एज रैपिडली एज पॉसिबल, आपको जो है जल्दी रैपिड आपको जो है इनहेल करना है। Keep the loose seal between the lips and mouthpiece. Next, after maximum inspiration, hold the breath for 15 seconds and exhale, या फिर the best result are achieved when sitting up with the head of the bed elevated to 45 to 90 डिग्री। ठीक है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर के रिगार्डिंग आपको एमसीक्यू पूछा गया है। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, इंसेंटिव स्पायरोमीट्री के अंदर।
तो देखिए इस एमसीक्यू में अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट आंसर है एक का, ठीक है। क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। इंसेंटिव स्पायरोमीटर के अंदर हमेशा हमें पोजीशन कौन सी देनी होती है? तो सबसे पहले हाई फॉलर या फिर सेमी फॉलर पोजीशन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज में लेते हैं, ठीक है। बेस्ट आंसर क्या रहेगा आपका? हाई फॉलर, सेमी फॉलर। नेक्स्ट देखिए, तो ये आपको डिग्री अचीव करनी होगी ताकि प्रॉपर लंग्स का क्या हो, एक्सपेंशन हो। उसके बाद में आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद में होल्ड द ब्रीथ फॉर 15 सेकंड्स। तो 15 सेकंड्स नहीं, 5 सेकंड्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रीथ को होल्ड करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं हम यहाँ पे फोर्सफुल यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, एकदम लिप्स को क्या करते हैं, क्लोज सील करते हैं, ना कि लूज सील करेंगे। फोर्सफुली हम क्या करते हैं, उसको माउथ पीस के अंदर जो है यहाँ पे एक्सेल करते हैं। तो इसका यहाँ पे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि इस प्रकार का सबसे पहले होता क्या है, ये इंसेंटिव स्पायरोमीटर है, ठीक है। इसके अंदर जो एयर रहती है वो किस में रहती है, ठीक है, एमएमजी में रहती है, किस में रहेगी? आंसर क्या रहेगा? एमएल के अंदर यहाँ पे रहती है। और यहाँ पे गोल कितना रहता है? गोल जो है वो क्लाइंट का कितना रहता है? 1500 तक, ठीक है। जनरली जो है नॉर्मल गोल कितना होना चाहिए? 1500 ml तक जो है एक्सेल करने में काम में आना चाहिए। मगर जो रेंज आपको दी जाती है 100,000 से लेके जो 1500 तक आपके नॉर्मल कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वेरी एज के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरी करता रहता है, ठीक है। तो माउथ पीस है, फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग रहती है, और ये क्या यहाँ पे इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, पिस्टन है, और ये मार्कर जो है 1500 पे रहता है, और ये मैक्सिमम यहाँ पे 4000 ml तक कंटिन्यू रहता है। 5 सेकंड तक हमें क्या करना है, यहाँ पे होल्ड करना होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient admitted in surgery ward as a case of abdominal couch. After the laparotomy surgery, the wound edges are not surgically approximated, so doctor has applied packing over the wound and left for healing. ठीक है, the integumentary continuity is restored by which type of wound healing method? Primary method, secondary method, थर्ड मेथड, या फिर फर्स्ट इंटेंशनल वुंड हीलिंग मेथड? कौन सा रहेगा वुंड हीलिंग का मेथड? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्या आंसर रहेगा आपका? देखिए 9 जने अपने जो है क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं, आंसर 1-2 जने कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लास में आए हैं तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। एक्टिवली पार्टिसिपेट करने से क्या होगा कि आपका एग्जाम के अंदर भी एक कुछ एमसीक्यूज रिकॉल हो सकते हैं, क्योंकि आप इसके अंदर एफर्ट्स लगा रहे हो आंसर करने के लिए, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो आप अपना टाइम तो दे ही रहे हो इसके अंदर, ठीक है, आंसर्स भी बताइए, ताकि एग्जाम के अंदर आपको जो है इसका 100% फायदा मिलने वाला है। अगर यहाँ पे आंसर आप देते हो तो भूलोगे नहीं इस एमसीक्यू को आप। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले तो एब्डोमिनल कोच का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोच का मतलब क्या है? ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड, ठीक है। तो एब्डोमिनल यहाँ पे टीबी थी, तो उसके यहाँ पे सर्जरी की गई थी, क्या की गई थी? लेप्रोटोमी सर्जरी की गई थी, ओपन किया गया था यहाँ पे एब्डोमन को। वुंड एजेस आर नॉट सर्जिकली अप्रोक्सीमेटेड, जो वुंड के जो एजेस थे, ठीक है, इनको जो यहाँ पे सर्जिकली अप्रोक्सीमेट नहीं किया गया है, पास पास में नहीं लाया गया है। सो डॉक्टर अप्लाइड पैकिंग ओवर द वुंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो वुंड बना था, डॉक्टर ने क्या कर दिया, यहाँ पे पैकिंग कर दी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूरोबेग की जो यहाँ पे थैली रहती है, उससे भी मैंने देखा है कि कई बार जो है सर्जन यहाँ पे यूरोबेग की थैली से भी हम क्या कर देते हैं, पैकिंग कर देते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे वैसे यहाँ पे कोई पैकिंग की गई है, नेक्स्ट, और उसको जो है ओपन छोड़ा गया है ताकि अंदर का जो स्पेस है मेंटेन रहे, अच्छे तरीके से हीलिंग हो। इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली रिस्टोर हो रहा है। इस टाइप की वुंड हीलिंग मेथड को हम क्या कहेंगे? तो आंसर अपना रहेगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पे? प्राइमरी इंटेंशनल, सेकंड इंटेंशनल, थर्ड इंटेंशनल वुंड हीलिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट इंटेंशनल? सबको आंसर करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। सेकंड इंटेंशनल वुंड हीलिंग यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो प्रोसीजर है,
लेप्रोटोमी की गई थी, तो इसको यहाँ पे प्रोक्सीमेट नहीं करते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे एक कवर करके पैकिंग करते हैं ऊपर, यहाँ से पैकिंग करने के बाद में उसको हम यहाँ पे लेफ्ट आउट कर देते हैं हीलिंग करने के लिए, ताकि पैकिंग से क्या होगा, इसके ऊपर इन्फेक्शन नहीं होगा और अंदर से क्या होगा कि प्रेशर भी रिलीज रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी, ठीक है। और इस टाइप की हीलिंग मेथड को हम क्या कहते हैं, सेकंड इंटेंशनल हीलिंग मेथड, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट इंटेंशनल, सेकंड इंटेंशनल, थर्ड इंटेंशनल वगैरह यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। देखिए क्या होता है, तो वुंड हीलिंग बाय इंटेंशन के अंदर क्या समझते हैं, प्राइमरी इंटेंशन, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लिए। क्लीनिंग वुंड विद लिमिटेड टिश्यू लॉस, सबसे पहले तो इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि लिमिटेड टिश्यू लॉस होता है, ठीक है। उसके अंदर प्राइमरी इंटेंशन वुंड हीलिंग काम करती है। वुंड एरियाज को यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेटेड करते हैं, ठीक है। क्लासिकल सुजर वुंड क्लोजर जो है, जनरल हम वुंड क्लोजर करते हैं, स्टेपल्स करते हैं, सुजर से हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है, सुचरिंग करके। इस टाइप का इंटेंशन जो रहता है वो रहता है डायरेक्टली प्राइमरी इंटेंशन। सेकेंडरी इंटेंशन के अंदर मैंने कहा लार्ज टिश्यू अगर लॉस हुआ है, हैवी कंटामिनेशन देखने को मिला है, तो वुंड को यहाँ पे क्लीन करते हैं और उसको जो है ओपनली यहाँ पे छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा कि स्किन के जो ग्रेनुलेशन यहाँ पे प्रोसेस होती है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू यहाँ पे बनते हैं वुंड वाली जगह पे, और उसको क्या करते हैं, हील करते हैं, ठीक है। सर्जन में पैक एंड प्लेस ड्रेन, इस कंडीशन में क्या करते हैं, ड्रेन को भी प्लेसमेंट किया जा सकता है, ठीक है। वुंड केयर प्रमोट ग्रेनुलेशन, अब इस टाइप की इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, स्किन ग्रेनुलेशन, ग्रेनुलेशन के अंदर आपको यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, जिससे हीलिंग होती है। नेक्स्ट देखिए टर्सरी इंटेंशन, टर्सरी इंटेंशन के अंदर क्या करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डिलेड प्राइमरी क्लोजर, एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलेड प्राइमरी क्लोजर, आंसर टर्सरी इंटेंशन वुंड हीलिंग। ऑफन यूज हैवी बैक्टीरिया काउंट यहाँ पे देखने को मिले, तो वुंड को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, उसका डिब्राइटमेंट करते हैं, उसके बाद में उसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। 4-5 डेज के बाद में क्या करते हैं, उसका सर्जिकल क्लोजर करते हैं। और इस टाइप का आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, क्वेश्चन में किसका पूछा गया था आपसे, सेकेंडरी इंटेंशन का। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आ सकता है एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी किस लिए, आंसर जो है सभी को करना है प्लीज। देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, फेजेस कौन कौन सी होती है वुंड हीलिंग की। सबसे पहले इन्फ्लामेटरी फेज, ठीक है, उसके बाद में प्रोलिफरेटिव फेज, लास्ट में मैच्योरेशन फेज, जो काफी लॉन्ग टाइम तक रहती है, 21 डेज से 2 इयर्स तक जो है कंटिन्यू रह सकती है। स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख लीजिए प्रोलिफरेटिव, यहाँ पे क्या होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू के अंदर क्या होती है, ग्रोथ देखने को मिलती है, फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स वगैरह आके वुंड के एजेस को यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एपिथेलियल सेल जो है माइग्रेशन करती है स्किन के साइड में, ऊपर के साइड में। तो ये क्या है, यहाँ पे इन्फ्लामेटरी फेज होने की वजह से क्या होगा, एडिमा, एरिथेमा, इन्फ्लामेशन, ठीक है। यहाँ पे जो है कंटामिनेशन होने से प्रिवेंट करती है। इम्यून सिस्टम वर्क प्रिवेंट माइक्रोबायल कॉलोनाइजेशन, तो ये कौन सी फेज होगी, इन्फ्लामेटरी फेज। 4 to 6 डेज के लिए, कुछ कुछ बुक्स के अंदर इसको 1 to 3 डेज के लिए भी माना गया है। तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस करेक्ट होगा, एग्जाम के अंदर आपको क्या ऑप्शंस देते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखिए, इजी एमसीक्यू है बट इंपॉर्टेंट है। विकास 38 ईयर ओल्ड एडमिटेड इन द सर्जिकल फ्लोर विथ वुंड आवर सैक्रल रीजन, यहाँ पे सैक्रल रीजन में क्या है, वुंड है। द नर्स व्हेन डूइंग द ड्रेसिंग द वुंड ऑब्जर्व द ब्लडी ड्रेनेज, अब यहाँ पे जब ड्रेसिंग किया गया था तो ड्रेनेज कैसा मिला, ब्लडी ड्रेनेज मिला। व्हील डॉक्यूमेंटिंग द प्रोसीजर, व्हाट इज टर्म यूज्ड बाय द नर्स टू डू डिनोट फॉर ब्लडी डिस्चार्ज, ब्लडी डिस्चार्ज के लिए कौन सी टर्म को यूज करेगी। इजीएस्ट एमसीक्यू आज के सेशन का, सेरस फ्लूइड है, सेंगियसनेस फ्लूइड है, सेरोसेंगियसनेस है, या फिर पुरुलेंट है, कौन सा आंसर रहेगा। तो देखिए ब्लडी डिस्चार्ज जब कभी आए तो ब्लडी डिस्चार्ज के लिए यहाँ पे आंसर जो अपना क्या क्या रहेगा, सेंगियसनेस, यहाँ पे फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, ब्लडी डिस्चार्ज फ्लूइड कहते हैं। इसके बाद में देखिए और यहाँ पे 4 टाइप के फ्लूइड होते हैं, 4 टाइप के आपको ऑप्शंस दिए हुए, तो 4 टाइप के आपको फ्लूइड देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से फ्लूइड होते हैं, सबसे पहले देखो सेरस फ्लूइड, तो कैसा होता है, ये क्लियर होता है, थिन होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना सेंगियसनेस वाला फ्लूइड, थिन वाटरी रहेगा, लाइट रेड देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि क्या है, इसके अंदर ब्लड है, ठीक है। पिंक ह्यू भी यहाँ पे कलर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, सॉरी सेंगियसनेस के अंदर जो है वाटर यहाँ पे मिक्स रहेगा। नेक्स्ट जो है सेंगियसनेस के अंदर अपना एमसीक्यू वाला जो अपना एमसीक्यू था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्राइट रेड फ्रेश ब्लड फील होता है हेमरेजिक का, और यही आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे क्या है, ब्लडी ड्रेनेज है। तो ब्लडी डिस्चार्ज को कौन आंसर करता है, आंसर अपना ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, इसे हम क्या कहते हैं, सेंगियसनेस। अगर सेरस सेंगियसनेस मिक्स होता है तो वहां पर जो है लाइट रेड कलर आपको देखने को मिलता है, मगर ब्लड तो है, मगर साथ में क्या है, वाटरी भी है, ठीक है।
सेरस फ्लूइड भी है। लास्ट में क्या होता है, पुरुलेंट, पुरुलेंट के अंदर क्या होता है, थिक ओपेक यहाँ पे डिस्चार्ज आता है। ऑर्डर यहाँ पे क्या रहती है उसकी, फॉल स्मेल यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये जनरली होता किस वजह से है, कैपिलरीज के डैमेज की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सुडेट सिक्रेटेड बाय वुंड। नेक्स्ट एमसीक्यू, a 15-year-old patient is admitted to the bowel surgery and doctor order for an antibiotic to reduce intestinal bacterial growth। ठीक है, बॉवल सर्जरी हुई है, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ग्रोथ क्या हो, कम हो। एंटीबायोटिक थेरेपी में इंटरफेयर विद सिंथेसिस ऑफ विच विटामिन एंड में लीड टू हाइपोथ्रोम्बोनेमिया। ठीक है, यहाँ पे कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो कौन से एंटीबायोटिक जो है कौन से विटामिन के सिंथेसिस को इंटरफेयर करेगी और क्या लीड कर सकती है, हाइपोप्रोथेम्बेनिमिया। ADE के क्या आंसर रहेगा? तो ये तो एमसीक्यू हम सब पढ़ते हैं कि जब बच्चा बर्थ करता है तो उसकी गट कैसी रहती है, स्टेराइल रहती है। तो स्टेराइल क्यों रहती है, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियाज वगैरह नहीं रहते हैं। तो बैक्टीरिया अगर वहाँ पे नहीं रहेंगे तो कौन सा विटामिन सिंथेसिस वहाँ पे नहीं देखने को मिलते। तो ये तो एमसीक्यू कॉमन है, सबका ये पढ़ा हुआ है। आंसर अपना यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, विटामिन के। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो क्या करते हैं, विटामिन के को सिंथेसिस करते हैं। तो फिर वो विटामिन के क्या करता है, क्लोटिंग फैक्टर को बनाने में हेल्प करता है लिवर के अंदर। ठीक है, तो जिस अगर यहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर नहीं होगा तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोप्रोथेम्बेनिमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया जो किस किस को यहाँ पे हेल्प बनाने में हेल्प करते हैं, फिर कौन किस किस के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, तो विटामिन के। नेक्स्ट थियामिन, नेक्स्ट राइबोफ्लाविन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड। अब आप देख सकते हैं आपके जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरियाज है वो कितने इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बायोटिन। ठीक है, तो ए डी और ई जो है इंटेस्टाइनल फ्लोराज वगैरह इनको नहीं सिंथेसिस करते हैं, केवल विटामिन के को यहाँ पे सिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विटामिन के से ही दो टाइप के एंटीकोगुलेंट होते हैं, वारफेरिन, हिपेरिन। वारफेरिन को देखते हैं, वारफेरिन क्या करता है, विटामिन के सिंथेसिस के अंदर क्या करता है, यहाँ पे रिडक्टेज है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स है इसके अंदर जो सेकंड, 7th 9 10 सी और एस यहाँ पे फैक्टर्स के ऊपर यहाँ पे अपना इफेक्ट डालता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे रहता है इसके अंदर हमेशा। ठीक है, मॉनिटर किसको करोगे आप, पीटीआईएनआर का लेवल को मॉनिटर करते हैं हमेशा। इसका रूट क्या रहता है, वारफेरिन का ओरल रूट रहता है, स्लो ऑनसेट रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन रहता है। इसलिए जो है सर्जरी से पहले इसको जो है क्या करते हैं, विदहोल्ड करते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन जो है लंबे टाइम तक रहते हैं। ठीक है, 72 आवर्स तक से पहले पहले इसको क्या करना होता है, विदहोल्ड करना होता है। तो ये क्या कर सकती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, फीडल हार्ट-एंड-टोइंट सिंड्रोम को यहाँ पे क्रिएट कर सकती है, टेरेटोजेनिक होती है। नेक्स्ट रिवर्सल, अगर इसके एक्शन को रिवर्स करना तो क्या देना है, विटामिन के दे सकते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं, प्रोथ्रोम्बिन कॉम्प्लेक्स कंसंट्रेटेड फ्लूइड यहाँ पे क्लाइंट को लगा सकते हैं। इसके बाद में जो हिपेरिन है, ठीक है, जो फैक्टर यहाँ पे 10 और यहाँ पे सेकंड को यहाँ पे मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है। इंट्रिंसिक पाथवे इसके अंदर रहता है, पीटीटी के लेवल को हम यहाँ पे देखते हैं। सबक्यूटेनियस और आईवी दोनों ही रूट से इसको दे सकते हैं। रैपिड ऑनसेट होता है, ड्यूरेशन भी कैसा रहता है, शॉर्ट रहता है। तो यहाँ पे सर्जरी के लिए जो है ये क्या है, ऑप्टिमम है। ठीक है, तो बट 24 आवर्स से पहले जो है इसको भी यहाँ पे डिसकंटिन्यू करवाने के लिए हम जो है रिक्वेस्ट करता है जो है सर्जन कि भाई एक बार के लिए स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि सर्जरी यहाँ पे करवा सकता है, सर्जरी के अंदर ब्लीडिंग करवा सकता है। प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या रहता है, सेफ रहता है। प्रोटामाइन सल्फेट इसका एंटीडोट है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं हिपेरिन वारफेरिन के बारे में मैंने आपको एक क्लियर बता दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू जहां से बन सकता है वो बनेगा यहाँ से, मैनेजमेंट कैसे करना है अगर वारफेरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई तो। आईएनआर अगर नॉर्मल से कितना ज्यादा है, 5 टाइम ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड रिस्क है यहाँ पे, और हाई रिस्क यहाँ पे हो सकती है। स्टैंडर्ड रिस्क के अंदर क्या करना है, रिकमेंडेड यहाँ पे ड्रग को हमें क्या करना है, 1 से 2 डेज को हमें क्या करना है, ओमिट करना, देना नहीं है क्लाइंट को। ठीक है, साथ में 1 to 1.5 mg यहाँ पे ओरल जो है विटामिन की को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर 9 तक है, ब्लीडिंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो आप हम जो है यहाँ पे विटामिन के की डोज ऐसे देंगे। और अगर मेजर ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पे, तो जो यहाँ पे 10 mg IV विटामिन के और यहाँ पे FFP या फिर प्लाज्मा कंसंट्रेटेड फ्लूइड जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। Next MCQ, the post-operative nurse receive the patient from gynec operation. The theater following a, the nurse following a, शायद यहाँ पे कुछ मिसकरेक्शन हुआ है।
ठीक है। फॉलोइंग ए वेजाइनल हिस्टेक्टोमी प्रोसीजर, उसको क्या किया गया था, वेजाइनल हिस्टेक्टोमी प्रोसीजर किया गया था। द प्रोसीजर वाज परफॉर्म्ड इन लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन के अंदर क्या किया था, प्रोसीजर यहाँ पे परफॉर्म किया गया था। ड्यू टू विच ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव नर्स विल फोकस ऑन विच असेसमेंट आफ्टर रिसीविंग द पेशेंट इन पोस्ट ऑपरेटिव एरिया। कुछ नहीं पूछा आपसे, हिस्टेक्टोमी की गई थी, लिथोटोमी पोजीशन दिया हुआ था, तो यहाँ पे पोस्ट ऑप नर्स जो है किस क्या असेसमेंट करेगी, कहाँ पे क्या रखेगी, फोकस रखेगी यहाँ पे क्लाइंट को रिसीव करते टाइम। देखिए डिसअरिथमियाज के लिए असेस करेगी, होमन साइन के लिए असेस करेगी, हीमोग्लोबिन के लिए असेस करेगी, या फिर असेस बॉवल साउंड को यहाँ पे असेस करेगी। ठीक है, लिथोटोमी पोजीशन में रही यहाँ पे क्लाइंट, तो किसको असेस करेंगे, किसको असेस करना है हमें यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिवली। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आंसर अपना जो रहेगा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी होमान साइन। होमान साइन किस में आता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर। तो लिथोटोमी पोजीशन की यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ये हम किसको मानते हैं, डीवीटी को, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, क्लाइंट के जो लेग्स है वो यहाँ पे एक पोजीशन के अंदर मेंटेन रहता है लंबे टाइम तक, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे डीवीटी होने के चांस, एक्यूट डीवीटी होने के चांस रहते हैं। तो क्लाइंट अगर काफ पेन यहाँ पे बिहाइंड द नी काफ पेन को यहाँ पे फील करता है, तो हमें क्या करना है, डीवीटी के लिए हम यहाँ पे असेस करेंगे, होमान साइन को हम क्या करेंगे, असेस करेंगे। डीप वेन थ्रोम्बोसिस की रिस्क हो सकती है यहाँ पे क्लाइंट में। नेक्स्ट, टेम्परेचर मेंटेन इन एन ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर के अंदर कितना टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, 21, 20, 23 या फिर 24। ऑपरेशन थिएटर के अंदर टेम्परेचर कितना मेंटेन होना चाहिए। अब ये एमसीक्यू जो है आपको यहाँ पे सिनेरियो बना के भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, और ये सीधा एमसीक्यू है। ठीक है, क्या आंसर रहेगा। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, क्योंकि अपने कम एमसीक्यू जो है सभी यहाँ पे मुझे आपको सॉल्व करवाने हैं, साथ में आपके आंसर्स भी आ चुके हैं। चलिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए 21 यहाँ पे क्या रहता है, डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो एक्यूरेट है, 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या रहता है, करेक्ट रहता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती और होती है, एमसीक्यू जो अपना जो बनता है, जो मैं रेस्टलेस बना बताता हूँ, वहां से खूब सारे एमसीक्यूज पुट ऑन हुए हैं अपने इस नोट सेट के अंदर ही, और बाकी के एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं। तो देखिए क्या है, जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज के अंदर जो हम यहाँ पे कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, तो 18 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 16 डिग्री भी जा सकता है, 20 डिग्री भी जा सकता है, मगर ऑप्टिमम कितना होता है, 18 डिग्री। ठीक है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर जो है 18 डिग्री तक यहाँ पे हम यहाँ पे इसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे। इसके अलावा ह्यूमिडिटी की हम बात करें तो ये कितना होना चाहिए, 20 to 60% तक यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी मेंटेन रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, फर्स्ट डे इन पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट द पेशेंट रिपोर्ट दैट ही हैजंट हैड अ बॉवल मूवमेंट सिंस सर्जरी। एक दिन हुआ है पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट के अंदर, पेशेंट बोल रहा है कि उसके अभी तक जो है बॉवल मूवमेंट नहीं आए सर्जरी के बाद में। द असेसमेंट फाइंडिंग रिवील एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन को हम रिवील कर रहे हैं, पता लग रहा है यहाँ पे प्रेजेंट है। बॉवल साउंड कैसा है, अभी तक एब्सेंट है। एज ए नर्स विच इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन कैन बी परफॉर्म टू प्रोवाइड केयर। अब यहाँ पे देखिए नर्सिंग एक्शंस के लिए हमें क्या करना होता है, डॉक्टर्स के ऑर्डर चाहिए होते हैं। ठीक है, वो होते हैं डिपेंडेंट ऑर्डर्स, यहाँ पे खुद से नहीं करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन है जो हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है। Insert a nasogastric tube to relieve abdominal distension, administer IV fluid, encourage ambulation, maintain NPS status, monitor intake output, या फिर encourage at least 3000 ml of fluid per day।
तो देखिए यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। एनजी ट्यूब को यहाँ पे डालने की कोई नीड नहीं है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन यहाँ पे इतना यहाँ पे कंसर्निंग नहीं है। अगर यहाँ पे 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम हो जाए तब जो यहाँ पे कंसर्निंग रहता है, मगर जनरली जो है 48 आवर्स तक जो है कंडीशन मेंटेन रहती है पेशेंट्स के अंदर। इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या है, पैरालाइटिक इलियस। ठीक है, पैरालिटिक इलियस वाली कंडीशन है। इसके अंदर क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से कोई जो बॉवल मूवमेंट फील नहीं होता, क्लाइंट को भी फील नहीं होता, हमें भी जो है स्टेज से जो है फील नहीं होता है। अब यहाँ से एक एमसीक्यू और बनता है कि कब हमें उसे फीडिंग करवानी है क्लाइंट को, जब तक पहले जो हमें क्या करना है, असेस करना होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे असेस करना होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट से हमें क्या करना होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। ठीक है, लेफ्ट में नहीं करना, राइट साइड से हमें क्या करते हैं, जनरली असेस करते हैं। तो यहाँ पे जनरली क्या करना है, एनपीओ को मेंटेन रखना है और एम्बुलेशन करवाना है ताकि उसका डिस्टेंशन वगैरह वो जो है कम हो। नेक्स्ट एमसीक्यू, यू आर टेकिंग इन ए सर्जिकल वार्ड एंड असाइन टू प्रोवाइड केयर टू ए पेशेंट पोस्टेड इन एन ओपन जीआई सर्जरी। ओपन जीआई सर्जरी के पेशेंट को आप असाइंड हो। द पेशेंट इज ऑलरेडी टेकिंग एस्पिरिन 325 mg पर ओरल बाय माउथ डेली। पेशेंट ने क्या कर लिया है, यहाँ पे 325 mg जो है पर ओरल पेशेंट ने एस्पिरिन इनटेक कर ली है। व्हाट एजुकेशन डू यू प्रोवाइड द पेशेंट विथ बिफोर सर्जरी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, instruct the patient to take the scheduled dose of aspirin the day of surgery to help prevent blood clots, to hold his morning dose of aspirin because the nurse will give it to him before surgery। नर्स खुद इसको प्रोवाइड करेगी, उसको यहाँ पे होल्ड करना है। द मेडिकेशन शुड बी डिसकंटिन्यू फॉर 48 आवर्स prior to the surgery या फिर कंटिन्यू टिल द डे ऑफ सर्जरी देन होल्ड फॉर 2 days। क्या आंसर रहेगा अपना यहाँ पे, एस्प्रिन जो है क्लाइंट को ऑर्डर की गई है, तो उसको क्या एजुकेट करना है सर्जरी से पहले। तो देखिए यहां पर क्या है, क्या आंसर करेक्ट रहेगा, तो एस्पिरिन जो है वो क्या है, एंटीप्लेटिलेट है। ये किसको अल्टर करती है, नॉर्मल क्लॉटिंग मैकेनिज्म क्या करती है, ये अल्टर करती है। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है रिस्क, किसकी, ब्लीडिंग की रिस्क इंक्रीज हो सकती है। इसलिए क्या करते हैं हम, क्लाइंट को एजुकेट करते हैं कि आपको जो है मेडिकेशन है 48 आवर पहले पहले क्या करनी है, आपको स्टॉप करनी है, डिसकंटिन्यू करनी है। ये पूछा गया एमसीक्यू है, वापस से रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, सेलेक्ट द इनकरेक्ट कलर कोडिंग ऑफ अनेस्थेटिक वेपराइजर। ठीक है, यहां से जो है इनकरेक्ट अनेस्थेटिक वेपराइजर का कलर कोडिंग आपको सेलेक्ट करना है। हेलोथेन ऑरेंज कलर, आइसोफ्लूरेन पर्पल कलर, सेवोफ्लूरेन येलो कलर या फिर डैश फ्लूरेन ब्लू कलर। क्या आंसर रहेगा, कौन सा कलर कोड यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। तो सभी के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 हेलोथेन जो है इसका कलर जो है वो ऑरेंज नहीं होता है, कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, हेलोथेन हमेशा रेड होता है, बाकी आइसोफ्लूरेन पर्पल कलर में रहता है, सेवोफ्लूरेन येलो कलर में रहता है, नेक्स्ट डैश फ्लूरेन जो है ब्लू कलर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के सामने, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। ये क्या इमेज है, इंडवेलिंग एपिड्यूरल कैथेटर, इंडवेलिंग स्पाइनल कैथेटर, इंडवेलिंग स्पाइनल नीडल या फिर लोकल एनेस्थेटिक यहाँ पे लाइन इंट्रोड्यूस कर की जा रही है पेशेंट में। क्या आंसर रहेगा, इमेज को देख के बताइए क्या प्रोसीजर हो रहा है।
तो देखिए ये जो यहाँ पे प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है, येलो कलर का आपको यहाँ पे एक पॉट दिखाई दे रहा है जहाँ से मेडिकेशंस हम यहाँ पे क्लाइंट के अंदर डालेंगे और यहाँ से जो है प्रॉपर यहाँ पे सेंसेशन जो है यहाँ पे फील नहीं होगा, पेन सेंसेशन फील नहीं होगा इसके नीचे अगर सर्जरी की जाती है तो, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी है, ऑप्शन नंबर 1 क्या रहेगा, एपीड्यूरल कैथेटर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पाइन के जो एपीड्यूरल स्पेस रहता है वहां पर इसको जो है प्लेस किया रहता है। बाकी ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये क्या है, रॉन्ग है। अब देखते हैं इससे जो है यहाँ पे एक ड्रग दी जाती है, इसके अंदर कौन सी ड्रग दी जाती है, रोपीवेकिन, ठीक है, रोपीवेकिन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं रोपिन भी कहा जाता है, ठीक है। कितना परसेंट होता है, 2% और 5%, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे आता है, ठीक है। और इसका फ्लोरेट कितना रहता है, 5 ml पर आवर का क्या रहता है, इसका फ्लोरेट रहता है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका पेशेंट का जो मीन है वो लेस देन 65 जाता है, ठीक है, मीन आर्टेरियल पेशेंट, तो इसको क्या करना है, आपको स्टॉप करना है या फिर यहाँ पे स्लो करना है, फिर आपको जो है जो भी केयर टेकर रहे फिजिशियन वगैरह उसको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो एपिड्यूरल का यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या रहती है, हाइपोटेंशन हो सकता है पेशेंट को जब, और साथ में इस ड्रग से यहाँ से हम यहाँ पे ड्रग देते हैं पेशेंट को, क्या दे सकते हैं, नार्कोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है, एनेस्थेटिक मेडिकेशन दे सकते हैं, पेन को यहाँ पे कम करने के लिए क्लाइंट में लगाते हैं, और क्रोनिक पेन होता है जिन पेशेंट्स के अंदर उनमें ये लगाया जाता है, और कुछ सर्जरीज के अंदर भी इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये जो प्रोसीजर है कौन सी नीडल की मदद से हम प्रोवाइड करते हैं, आंसर क्या रहता है, स्पाइनल नीडल, ठीक है। स्पाइनल नीडल्स की यहाँ पे हेल्प के अंदर, हेल्प से क्या करते हैं हम इसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू यहीं से एक कंडीशन होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर हम क्या करते हैं, एमसीक्यू पूछते हैं कि पोस्ट ऑप के अंदर पेशेंट आया स्पाइनल एनेस्थीसिया का, आपको कौन सी पोजीशन देनी है, तो आंसर क्या रखना है, आपको फ्लैट पोजीशन प्रोवाइड करनी है, कितने टाइम ड्यूरेशन तक, आंसर क्या रहेगा 6 आवर, या फिर आपको रेंज पूछ ले तो 6 to 8 आवर्स तक उसको सुपाइन पोजीशन देनी, क्यों देनी है कि पीडीपीएच वाली कंडीशन ना हो। पीडीपीएच क्या है, पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर वो हेड इलेवेशन दे देंगे तो वहां पे क्या है, पोस्ट ड्यूरल जहां पे पंक्चर किया गया था जिसकी वजह से जो है हेडेक होना शुरू हो जाएगा क्लाइंट के, ठीक है, हेड में जो है हेडेक यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो हम क्या करते हैं, फ्लैट पोजीशन जो है प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, साथ में लीकेज भी देखने को मिल सकता है पंक्चर साइड से, क्योंकि स्पाइनल लीडर यहाँ पे क्या की गई थी, इंसर्ट की गई थी, इसलिए इस कंडीशन में। नेक्स्ट यहाँ पे हाइपोटेंसिव हाइपोक्सिक भी हो सकता है क्लाइंट, इसके बारे में भी ध्यान में रखना है। एडल्ट के अंदर और चिल्ड्रन के अंदर दोनों ही कंडीशंस के अंदर यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं स्पाइनल कैथेटर को। कौन से स्पेस में डालेंगे, सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following stage of anesthesia is characterized by stage of surgical anesthesia, eye roll हो रहा है जिसमें, then become fixed and the corneal and laryngeal reflex are lost। ऐसी कौन सी स्टेज है एनेस्थेसिया की जिसे हम क्या कहते हैं, सर्जिकल एनेस्थेसिया स्टेज कहते हैं। इसमें हो क्या रहा है, आई रोल हो रहा है, उसके बाद में आई रोल क्या हो रही है, फिक्स हो रहा है एक जगह पे, उसके बाद में कॉर्निया और लेरिंजियल रिफ्लेक्स क्या हो रहे हैं, लॉस्ट हो रहे हैं। कौन सी स्टेज होती है ये, स्टेज 1, 2, 3 या फिर 4। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सभी को आंसर करना है इसका। सर्जिकल एनेस्थेसिया की स्टेज कौन सी होती है जिसके अंदर आई रोल देखने को मिलता है, उसके बाद में आई रोल जो है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो एमसीक्यू आया था एग्जाम के अंदर, सीएसएफ टेपिंग कौन सी पोजीशन में करना है, बेस्ट आंसर क्या रहेगा, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्या रहेगा यहाँ पे, बेस्ट आंसर रहेगा। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन एक इस वजह से भी हम दे सकते हैं कि अगर क्लाइंट को यहाँ पे जैसे कोई सिक्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको हम यहाँ पे एनेस्थेसिया देना है, तो राइट लेटरल दोगे तो उसमें एस्पिरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसमें ओरली भी इंजरी हुई है तो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं यहाँ से कि एक क्लाइंट है जिसको यहाँ पे ओरल यहाँ पे कॉन्फ्यूजन हुआ है, यहाँ पे इंजरी हुई है, ठीक है, मगर यहाँ पे इतना सीरियस नहीं है कि ये अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस अगर हो चुका तो वहां पे तो हम जीए दे देंगे, क्योंकि वो तो ब्रीथ ही नहीं कर पाएगा प्रॉपर तरीके से, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। तो हम इस पोर्शन के अंदर इसको भी अगर हम इंक्लूड करते हैं, अगर एग्जाम में आपको नहीं पूछा था कि भाई ओरल में कुछ हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है, जनरली मैं बात कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, एस्पिरेशन पे, ठीक है। तो अगर एस्पिरेशन की भी रिस्क ना हो तो बेस्ट पोर्शन कौन सी रहती है, लेफ्ट लेटरल। राइट लेटरल में एस्पिरेशन की रिस्क रहती है, ठीक है, क्लाइंट में,
तो बेस्ट पोजीशन अगर राइट और लेफ्ट दोनों दिया हुआ था तो आंसर क्या रहेगा, लेफ्ट लेटर। बिल्कुल अगर सही किया है तो बिल्कुल आपका जो है एमसीक्यू करेक्ट हो चुका है। वहां पे एक एमसीक्यू की कीमत कितनी होती है, 80,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे सर्विस लगने के बाद में कितना होता है, 80,000 रुपए की सैलरी होगी, ये 70 से 80,000 रुपए मिल रहे हैं। चलिए, तो सभी के यहाँ पे आंसर आ चुके हैं। स्टेज जो है यहाँ पे बताई गई है 2 स्टूडेंट्स के द्वारा। जो स्टेज यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, स्टेज थर्ड, ठीक है। स्टेज थर्ड यहाँ पे क्या रहेगा, अपना करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इसे अपन क्या कहते हैं, सर्जिकल एनेस्थीसिया की स्टेज कहते हैं, स्टेज थर्ड को। अब देखते हैं स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन स्टेज, ठीक है। या फिर इसे अपन क्या कह सकते हैं, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंडक्शन एजेंट्स को यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे दी जाती है, जैसे अभी सेवोफ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन, ठीक है, इन सबको हेलोथेन वगैरह, ठीक है, इन सबको इंडक्शन करवाया जाता है एनेस्थीसिया का। तो इसको हम कौन सी स्टेज में करते हैं, स्टेज 1 के अंदर क्या होता है, इंडक्शन स्टेज या फिर स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक। यहाँ पे जो पेशेंट अपना कॉन्शियसनेस को लॉस करना स्टार्ट कर देता है। सेकंड स्टेज को हम क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट स्टेज, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ डिलीरियम। ये जो क्लास मेरी YouTube पे कंप्लीट ली हुई है, ठीक है, एनेस्थीसिया की स्टेज से रिलेटेड, शायद उसका थंबनेल भी इसी से रिलेटेड है। अगर किसी को डीप में पढ़ना हो कौन सी स्टेज में क्या होता है, कैसे उसका यहाँ पे इस कंडीशन में कैसे नर्सिंग केयर करनी है या फिर, तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस कंडीशन के अंदर रेस्पिरेशन, हार्ट रेट वगैरह यहाँ पे इरेगुलर होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स वगैरह, वॉमिटिंग वगैरह क्लाइंट्स में देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टेज थर्ड, इसे अपन क्या कहते हैं, स्टेज को थर्ड को हम क्या कहते हैं, सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज, और यही आपसे पूछा गया था, ठीक है। इस स्टेज के अंदर भी कुछ अलग अलग स्टेप्स आती है, प्लान आते हैं इसके अंदर, जो होता है प्लान 1, नेक्स्ट प्लान 2, नेक्स्ट प्लान 3 और नेक्स्ट प्लान 4। ये 4 इसके अंदर प्लान मेंशन्ड होते हैं। तो कौन कौन से इन प्लान्स के अंदर क्या होता है, सबसे फर्स्ट वन यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक रेस्पिरेशन सिडेशन देखने को मिलता है इस कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर जो है क्लाइंट के साथ में आईबॉल मूवमेंट भी होता है, ठीक है। लास्ट में आईबॉल मूवमेंट क्या होते हैं, फिक्स्ड हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर, और भी अगर इसको डीप आगे दिया हुआ रहता, स्टेज 3 प्लान 1, स्टेज 3 प्लान 2, ऐसा भी अगर एमसीक्यू रहता तो करेक्ट आंसर में क्या रहता, स्टेज तो 3 है मगर उसमें प्लान अभी 1 चल रहा है। सेकंड स्टेज के अंदर जो है आईबॉल तो फिक्स है, तो इसके अंदर साथ में जो रेस्पिरेशन के अंदर जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, पैरालिसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉर्निया और लेरेंजियल रिफ्लेक्स भी कैसे जाते हैं, यहाँ पे लॉस हो जाते हैं, जो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये कौन सा प्लान होता है, प्लान 2। नेक्स्ट देखिए प्लान 4, प्लान 3 के अंदर जो है कंप्लीट इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो उनका क्या देखने को मिलता है, पैरालिसिस होता है। जो प्यूपिल्स होती है वो कैसी होती है, यहाँ पे डायलेट होती है। देखो मेरे हैंडराइटिंग में मत जाना, ठीक है, क्योंकि क्लास का टाइम ड्यूरेशन काफी कम है और एमसीक्यूज अभी बचे हुए हैं, तो मैं एक एक को यहाँ पे राइटिंग के साथ में नहीं बता सकता क्योंकि आपका एग्जाम नियर बाई है, ठीक है। राइटिंग्स आपकी थियोरी में, बुक्स में, सब जगह पे अच्छी लिखी है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी फोकस करोगे तो आपको समझ आएगा मैंने क्या लिखा है, ठीक है। प्यूपिल डायलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, और लाइट रिफ्लेक्स जो होता है, ठीक है, प्यूपिल PERLA, ठीक है, प्यूपिल इक्वल रिएक्टिव टू लाइट्स, ऐसा कुछ होता है इसका नाम। तो ये भी क्या होता है, यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है। लास्ट में जो प्लान 4 है इसके अंदर जो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डायफ्रागमेटिक, डायफ्राम का भी यहाँ पे पैरालिसिस, और यहाँ पे जो है पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट 4 के अंदर क्या होता है, स्टेज 4 को हम क्या कहते हैं, ओवरडोज। तो अगर ये स्टेज 4 जा रहा है कोई पेशेंट तो उसके अंदर क्या होता है, ओवरडोज होता है। मेडिकेशन, एस्थेटिक मेडिकेशन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ओवरडोज हो चुका है। लाइफ यहाँ पे जो है थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है। कंडीशन जो है कौन सी होती है, स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। फर्स्ट स्टेज एनाल्जेसिया की, सेकंड स्टेज मैंने आपको बताया था क्या होती है, एक्साइटमेंट। थर्ड स्टेज, ठीक है, बिहेवियर कैसा रहता है, डेंजरस बिहेवियर। थर्ड स्टेज सर्जिकल एनेस्थीसिया। 3 या 4 यहाँ पे आपको प्लान दिखाई देते हैं, मैंने भी आपको समझा दिया है। फोर्थ स्टेज मेडुलरी पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। रेस्पिरेटरी एंड वेजोमोटर यहाँ पे कंट्रोल कैसे होते हैं, सीधे होते हैं एकदम। यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट देखने को मिल सकता है, काफी सीवियर कंडीशन हो जाती है। जनरली क्लाइंट को जो है स्टेज 3 से जो है वापस इसको जो है ओवरकम किया जाता है, आगे 4 में जाने नहीं देते हैं क्लाइंट को। इसलिए जो है कंसेंट वगैरह सब साइन करवाते हैं, जीए के, स्पाइनल के, सर्जरी से पहले। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर ड्रॉप आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, व्हाट विल बी द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। अब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया है,
एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हमने दिया था, तो प्रायोरिटी नर्सिंग कंडीशन क्या रहेगा? प्लेस हर इन टेंडर लगभग पोजीशन, डिक्रीज द आईवी इन्फ्यूजन, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन पर नेजल कैनुला, या फिर इंक्रीज द रेट ऑफ आईवी इन्फ्यूजन। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हमने दिया था क्लाइंट को, और अभी जो है उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने लगा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा इस कंडीशन में? बिल्कुल सही है, ठीक है। जब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में जो है क्लाइंट को क्या डेवलप होता है? हाइपोटेंशन। तो इसकी वजह से हमें करना क्या क्या होता है? देखो कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले तो क्लाइंट को क्या करना है? हमें लेफ्ट साइड के अंदर हमें क्या करना है? प्लेस करना है, टर्न करना है उसको, साथ में क्या देना है? ऑक्सीजन देना है, ठीक है। और साथ में क्या करना है? स्पीड से आईवी इन्फ्यूजन करना है, ठीक है। ये प्रायोरिटी के एमसीक्यू हैं, आते हैं एग्जाम के अंदर। अभी भी जो है यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में नहीं आया, तो अभी हमें क्या करना है? इन्फॉर्म करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, जो भी यहाँ पे एनेस्थेसिस्ट है उसको यहाँ पे कंट्रोल करना है। अब एनेस्थेसिया भी वो भी आ रहा है, उसने भी जो देख लिया। अब ये क्या प्रिपेयर करेगा? कौन सी यहाँ पे ड्रग प्रिपेयर करेगा? एपिनेफ्रिन। इंपॉर्टेंट है, एपिनेफ्रिन को यहाँ पे जो है प्रिपेयर करेगा इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो टेंडलबर्ग के अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि मेडिकेशन जो है रेस्पिरेटरी सेंटर्स की ओर ज्यादा फोर्स जल्दी से वहां पे पहुंचेगी, जिसकी वजह से जो है रेस्पिरेटरी पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। तो ये तो कंडीशन और ज्यादा सीवियर हो जाएगी। तो आईवी फ्लूइड रेट को तो मैंने आपको बताया है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना है। तो एडमिनिस्टर यहाँ पे जो है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है? सबसे पहले इसमें क्या देखा गया? नेजल कैनुला। नेजल कैनुला से यहाँ पर नहीं करेंगे, मास्क से यहाँ पे ऑटो एडमिनिस्टर करेंगे। तो ऑटो एडमिनिस्टर नेजल कैनुला से नहीं करेंगे, मास्क से करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द स्पाइनल नर्व ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन? वेयर इज द स्पाइनल नर्व ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन कहां करेंगे स्पाइनल नर्व के अंदर? अभी मैंने आपको बताया था लास्ट एमसीक्यू में कि स्पाइनल नर्व के अंदर जो ब्लॉक लगता है स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर, तो वहां पे ड्रग कौन से स्पेस में एडमिनिस्टर करते हैं? सब अरेक्नोइड स्पेस में, एपिड्यूरल स्पेस में, लंबर स्पेस में, या फिर सैक्रल रीजन में? क्या आंसर रहेगा? ये मैंने अभी आपको जस्ट मैंने आपको बताया था अभी। स्पाइनल नर्व ब्लॉक के अंदर मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कौन से ब्लॉक में किया जाएगा? देखिए जो आप बता रहे हो वो रीजन है, ठीक है। लंबर स्पेस कुछ नहीं होता, लंबर रीजन होता है, ठीक है। जो लंबर एरिया, लंबर रीजन के अंदर हम क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं, ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। मगर लंबर रीजन के अंदर तो आप एपिड्यूरल भी लगाओगे, वो भी हो जाएगा। मैंने आपको पूछा है एडमिनिस्टर, ड्रग एडमिनिस्टर कौन सी जगह पे करेंगे, ये आपसे पूछा है। बस यही आपसे जो क्या करता है, एम्स करता है, सिली सिली मिस्टेक्स करवा देता है एग्जाम के अंदर। चलिए, मैंने आपको बोला भी था कि मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया, रिसेंट में मैंने अभी आपको बताया था, मगर थोड़ा फास्ट बड़ा बताया था, तो आपको शायद उसको उस पर ध्यान नहीं किया होगा। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? सब अरेक्नोइड स्पेस, ठीक है। ध्यान रखो मेरे क्लास के अंदर एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर हम क्या करते हैं? ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। एपिड्यूरल स्पेस में किसको करेंगे? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को करेंगे। लंबर स्पेस के अंदर तो हम यहाँ पे जनरली डालते ही अपन, यहाँ पे यहीं से अपन स्पाइनल टैप करते हैं। नेक्स्ट देखिए सैक्रल रीजन, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे रीजन के अंदर ब्लॉक वगैरह नहीं लगता है। इसके अलावा एक कंडीशन और होती है जिसे अपन क्या कहते हैं? नर्व ब्लॉक, ठीक है। स्पेशल जैसे कोई लिम्ब है, स्पेशल लिम्ब की कोई सर्जरी करनी है, स्पेशल रीजन की या फिर स्पेशल पॉइंट की करनी है, तो उसके अंदर उसके जो यहाँ पे प्रोक्सिमल जो यहाँ पे नर्व रहती है इसको ब्लॉक कर दो, तो यहाँ पे सेंसेशन क्या हो जाएंगे? लॉस हो जाएंगे। मोटर सेंसेशन आ सकते हैं, मगर सेंसरी तो यहाँ पे कंप्लीटली लॉस हो जाएंगे। तो आंसर क्या रहता है इसके अंदर? नर्व ब्लॉक। इसे अपन क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्व ब्लॉक, पीएनबी। Next MCQ, the nurse should focus on which assessment finding in a patient under epidural anesthesia या फिर spinal anesthesia? तो यहाँ पे असेसमेंट के अंदर किसे फोकस करना है? इस टाइप के अगर एनेस्थीसिया हो तो सेंसरी फंक्शन और मोटर फंक्शन को, जीआईटी फंक्शन को, रेस्पिरेटरी फंक्शन को, या फिर नन ऑफ दिस को। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसके लिए होते हैं? सेंसरी फंक्शन और मोटर फंक्शंस के लिए। क्योंकि स्पाइनल टैप कहाँ पे करते हैं? लंबर रीजन के अंदर, ठीक है।
L3 L4, ठीक है, L4 L5, ठीक है, वहां पे हम करते हैं मोस्ट कॉमनली। तो आंसर अपना क्या रहेगा, सेंसरी फंक्शंस को और मोटर फंक्शंस को यहाँ पे डिस्टर्ब किया जाता है। On the basis of some routine investigation and USG, the client is scheduled for elective laparoscopic cholecystectomy. The doctor ordered PSC test. Select the correct full form of PSC. PSC की correct full form क्या होती है? Pre analgesic check, patient activity check, pre anesthetic checkup या फिर pre analgesic check। PSC की full form क्या होती है? चलिए, आंसर सभी का आ चुका है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, प्री एनेस्थेटिक चेकअप। पीएससी जो है हर सर्जरी से पहले परफॉर्म की जाती है, प्री एनेस्थेटिक चेकअप। इसके अंदर कल मैं जो आपको इसकी इमेज भी दिखा दूंगा, पीएससी की इमेज कैसी होती है। इसके अंदर यहाँ पे 4 पेजेस का एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट रहता है। तो फर्स्ट पेज के अंदर यहाँ पे पेशेंट की हिस्ट्री रहती है, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लास्ट में यहाँ पे कॉलम रहता है कि भाई एनेस्थेसिया की साइड से कुछ और इन्वेस्टिगेशन करवाने हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी वो चाहते हैं कि ईसीजी कीजिए, ठीक है, तो वो यहाँ पे नोट्स नीचे लिखे हुए रहते हैं। और साइड में जो है क्या सर्जरी करनी है, डेट क्या है, कोई कॉर्मोबिडिटीज वगैरह, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई इंजरी हो, हिस्ट्री क्या है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पेज के अंदर क्या आता है, ग्राफ आता है एक आपका। सेकंड पेज के अंदर ड्यूरिंग सर्जरी जो है कुछ ग्राफ बनाते हैं वो लोग। थर्ड सर्जरी के अंदर क्या आता है, पोस्ट ऑप यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है, क्या क्या दिया था उसको, जीए दिया था, स्पाइनल दिया था, क्या दिया था। फोर्थ के अंदर पोस्ट ऑफ ऑर्डर्स, पेशेंट अपने पास में आया तो एनेस्थेसिया साइड से क्या क्या पोस्ट ऑफ ऑर्डर्स अपने पास में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कीप अनप्यू अनप्यू कब तक रखना है। पोस्ट ऑप में जो है मैंने आपको बताया था एपिड्यूरल के अंदर वो ड्रग हम देते हैं कौन सी, रोपिन, ठीक है, 5%, ठीक है, कितने 5 ml पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको फोर्थ फेज के ऊपर देखने को मिलती है। ये है होता क्या है, ये पीएससी प्री एनेस्थेटिक चेकअप कहलाता है। इसका हर सर्जरी से पहले इसको परफॉर्म किया जाता है। Next MCQ, the OT nurse is well oriented that activated Sidex OPA solution can be reused up to। Sidex को जो है कितना टाइम ड्यूरेशन तक रीयूज कर सकते हैं, 7 days, 14 days, 21 days या फिर 28 days के लिए। Sidex का टाइम ड्यूरेशन आपसे पूछा है। तो देखिए साइडेक्स का अपना जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 14 डेज तक। तो ठीक है, 14 डेज अपना बेस्ट आंसर है। तो साइडेक्स के अंदर करते किस किसको है, तो एंडोस्कोप को और लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स को जो यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे काम में लेते हैं, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए। काफी कॉस्ट इफेक्टिव और हाई लेवल डिसइंफेक्शन करता है ये, ठीक है, हाई लेवल डिसइंफेक्शन करता है साइडेक्स। ओपीवी का मतलब क्या है, ओपीए का क्या मतलब है यहाँ पे, तो ऑर्थो पैथ एल्डिहाइड, ठीक है, ऑर्थोपैथ एल्डिहाइड, ठीक है, OPH, सॉरी OPA, ऑर्थोपैथ एल्डिहाइड यहाँ पे इसका ओपीए का नाम है। कितना यहाँ पे परसेंटेज होता है ऑर्थोपैथ एल्डिहाइड, आंसर क्या रहेगा 0.55% ऑर्थोपैथ को इसके अंदर यूज में लिया जाता है। टेम्परेचर इसको स्टेबल कितना टेम्परेचर तक बनाए रखता है, तो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस को अंदर इसको जो है टेम्परेचर स्टेबल बनाए रखता है, ठीक है। इसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, कितने टाइम ड्यूरेशन तक जो है एक्सपायर नहीं होता है, तो आंसर क्या रहता है 2 years। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम ड्यूरेशन फॉर सर्जिकल हैंड वॉशिंग। सर्जिकल हैंड वॉशिंग के लिए रिकमेंडेड टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो देखिए 3 टाइप का हैंड ड्यूरेशन होता है, 3 टाइप की हैंड वॉशिंग होती है। एक होती है यहाँ पे हैंड हाइजीन, यहाँ पे कितना करना है, तो मेडिकल हैंड वॉशिंग, दूसरा होता है मेडिकल हैंड रब, और तीसरा होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। मेडिकल हैंड वॉशिंग, मेडिकल हैंड रब, एंड थर्ड वन सर्जिकल हैंड वॉशिंग। क्या रहेगा करेक्ट आंसर, कितने टाइम ड्यूरेशन तक जो है सर्जिकल हैंड वॉशिंग करना है। तो देखिए यहाँ पे अपना आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा 3 to 5 मिनट, ठीक है, 2 to 3 मिनट नहीं है, 5 मिनट तक जो हम यहाँ पे हैंड वॉशिंग करते हैं। और कौन सी होनी चाहिए, सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है, आंसर इज 3 to 5 मिनट। मेडिकल हैंड वॉशिंग के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन रिकमेंड रहता है, तो 40 to 60 सेकंड। और हैंड रब से जो है कितना, एल्कोहल बेस्ड हैंड रब आता है, तो उसमें 20 सेकंड to 30 सेकंड्स के लिए आपको जो है क्लीनिंग करनी होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन यूज इनसाइड द ओटी
फॉर परफॉर्मिंग सर्जिकल हैंड रबिंग। सर्जिकल हैंड रबिंग के लिए आपको जो है ओटी के अंदर कौन सा सॉल्यूशन आपको दिया रहता है, 0.5% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट एंड 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल के सॉल्यूशन को, या फिर 7.5 बिटाडिन सॉल्यूशन, या फिर 4% क्लोरहेक्सिडिन सॉल्यूशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? कितना परसेंट यहाँ पे सॉल्यूशन यूज में लिया जाता है ओटी में सर्जिकल हैंड वॉशिंग के लिए? तो देखिए दो कंडीशन होती है, एक होता है हैंड वॉशिंग और दूसरा होता है हैंड रबिंग। देखो मैंने लास्ट एमसीक्यू में बताया आपको, हैंड वॉश में अलग टाइम लग रहा है और हैंड रब में अलग टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ तो अलग चीज होती है, ठीक है। और यही एमसीक्यू आपको यहाँ पूछ रहा है कि सर्जिकल हैंड रबिंग के अंदर, आपको हैंड वॉशिंग का नहीं पूछा, आपको हैंड रबिंग के अंदर पूछा है, तो कौन सा ओटी में इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेते हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 0.5% क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनेट, 70% आइसोप्रोपिल एल्कोहल सॉल्यूशन हम क्या करते हैं, हैंड रब करते हैं, सर्जिकल हैंड रब, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 7.5% बिटाडिन और यहाँ पे 4% क्लोजिडिन ग्लूकोनेट है, ये किसमें काम आता है? सर्जिकल स्क्रबिंग के अंदर, ठीक है, सर्जिकल स्क्रबिंग या फिर हैंड वॉश के अंदर, ठीक है। तो हैंड रबिंग और हैंड वॉश के अंदर यहाँ पे अलग अलग अपने आंसर्स रहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सी डी क्या है यहाँ पे रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। आपको क्या पूछा गया था? सर्जिकल हैंड रबिंग पूछा गया था। आंसर इज ए। एनेस्थेसिया ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन इन चिल्ड्रन अमंग द फॉलोइंग, कौन सा एनेस्थेसिया ऑफ चॉइस यूज में लेंगे बच्चों में इंडक्शन लाने के लिए? डेसफ्लूरेन, हेलोथेन, सेवोफ्लूरेन, या फिर आइसोफ्लूरेन? एनेस्थेसिया ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन इन चिल्ड्रन अमंग द फॉलोइंग इज, कौन सा एनेस्थेसिया काम में लेंगे? डेसफ्लूरेन, हेलोथेन, सेवोफ्लूरेन, या फिर आइसोफ्लूरेन? तो देखिए कुछ तो ऐसी बातें होगी इस वाले इंडक्शन एनेस्थेसिया के अंदर कि जो बच्चों के अंदर सेफ माना जाता है, ठीक है। तो देखिए आंसर क्या रहेगा? सेवोफ्लूरेन, ठीक है। सेफ, एस से सेफ और एस से सेवोफ्लूरेन, किसके अंदर सेफ? बच्चों के अंदर सेफ। तो ये क्या क्या करता है? तो देखो सबसे पहले तो इंडक्शन एजेंट ऑफ चॉइस है पीडियाट्रिक एनेस्थेसिया के लिए। सेकंड क्यों है? तो ये मायोकार्डियल डिप्रेशन कम करवाता है। बाकी की चीजें जो है वो मायोकार्डियल डिप्रेशन ज्यादा करवाएगी बच्चों में, और ये जो है सेवोफ्लूरेन इससे जो है मायोकार्डियल डिप्रेशन और डिसरिथमियाज, ठीक है, डिसरिथमियाज को क्या करवाता है? कम करवाता है, जिसकी वजह से इसको जो है इंडक्शन ऑफ चॉइस यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। और हेलोथेन से भी ये अच्छा है, ठीक है। सेवोफ्लूरेन पहले के टाइम में हेलोथेन लेते थे, बाद में जो है सेवोफ्लूरेन को जो यहाँ पे काम में लेना शुरू हो गया, और ये जो है स्पेशली लेस देन 1 ईयर ऑफ बच्चों के अंदर तो स्पेशली इसी को काम में लिया जाता है, ठीक है। इससे जो है यहाँ पे हार्ट रेट के अंदर किसी प्रकार का रिडक्शन नहीं देखने को मिलता है, कोई प्रकार का डिसरिथमिया ये कॉज नहीं करवाता है। तो चलिए इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। बाकी अपन जो है कुछ नए एमसीक्यूज के साथ में नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे। तो बिल्कुल जो है बने रहना है क्लासेस के लिए। डेली जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अपनी फर्स्ट डे है, कुछ इजी एमसीक्यूज के साथ में अपन यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। आप सभी के आंसर्स भी जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर्स यहाँ पे टोटल आंसर्स करेक्ट है आपके सभी के। ऐसे ही आपको प्रिपरेशन मेंटेन रखना है और आपको टेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। आरएनसीसी की टेस्ट सीरीज प्लस अपना एक क्रैश कोर्स प्लस आपका सभी का फेथ, आपका मोटिवेशन, ठीक है, आप सभी के पेरेंट्स का, आपके लिए बेस्ट विशेष, हमारी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ में है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, नॉट सेट ही तो है, आराम से पार हो जाएगा, घबराने की टेंशन नहीं है। प्री तो मुझे लगता है कि सॉरी मेंस तो मुझे लगता है प्री से ज्यादा इजी है,
क्योंकि प्री के अंदर तो कहीं से भी एमसीक्यू पूछ लेंगे, मेंस के अंदर उन्होंने क्लियरली बताया है कि हम तो क्लिनिकल बेस, सिनेरियो बेस पूछेंगे आप सभी से, ठीक है। तो उनके अंदर तो और ज्यादा इजी होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी जैसे सबका अपना अपना है, बाकी इसको मेंस को भी एकदम इजी बना देंगे, कोशिश तो यही रहेगी अपनी। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।